हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर है। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी थी और उससे पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ और परिभाषाएं देखी थी, ठीक है नहीं। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं उससे आगे की परिभाषाएं देखने वाले हैं। हमने अब तक 11 परिभाषाएं देख ली हैं जो कि फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों से मिलाकर के होंगी। हमने आपको बताया था कि यानी कि हमें टोटल 75 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप केवल 75 टॉपिकों को कंप्लीट कर लीजिए। आपके अगर ये 75 टॉपिक कंप्लीट हो गए ना तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बोर्ड में, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो सिलेक्टेड हैं, यानी कि जो बोर्ड में आएंगे, ठीक है नहीं। ये 101% में आपसे कह सकता हूं कि यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इन टॉपिकों को छोड़ना नहीं है, इन टॉपिकों को बारीकी से पढ़ना है और एक एक करके इनका क्या करना है, नोट्स बनाना है। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं उसी प्रकार से इनका नोट्स अलग से बना लेना। देखिए, अब नोट्स बनाओगे तब याद करोगे, साथ ही साथ याद करना है, नोट्स भी बनाते चलना है। याद हो जाए नोट्स बना लीजिए, ताकि आप जब पेपर टाइम पर जिसको देखो तो आपको एक बार में ही याद हो जाए, ठीक है नहीं। इसलिए साथ ही साथ याद भी करते चलिए। हम जो लेके चल रहे हैं 75 टॉपिक, ये 75 टॉपिक आपकी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों को मिला करके हैं, जिसमें से अब तक हमने 12 टॉपिक पढ़ लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण परिभाषाओं से हैं। देखिए, प्रश्न आपके जो बनते हैं वो महत्वपूर्ण परिभाषाओं से भी बनते हैं, और जो प्रश्न बनते हैं आपके कुछ नियमों से बनते हैं, और बनते हैं आपके व्याख्यात्मक प्रश्नों से बनते हैं, ठीक है नहीं। तो यानी कि आपके 3 प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है, और एक प्रकार से आपका बनता है निगमन, यानी कि आपने सुना होगा डेरिवेशन वगैरह, तो वो भी हम देखेंगे। पहले हम परिभाषा को कंप्लीट कर लेते हैं। जितनी परिभाषा है दोनों बुकों के अंदर उनको सबको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नियमों को देखेंगे, कौन कौन से नियम हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कौन कौन से डेरिवेशन है, निगमन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है नहीं। व्याख्यात्मक प्रश्न क्या होते हैं उनको भी देखेंगे। केवल ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और ये 4 प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके इन 75 टॉपिकों में कवर हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एक एक जो लेक्चर आ रहा है उसको ध्यानपूर्वक से पढ़िए। वीडियो का एक एक लेक्चर जो मैंने बनाया है उनको ध्यानपूर्वक से पढ़िए। आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, 75 टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, और जैसे जैसे वीडियो आती रहे उसको भी देखते रहिए। इसके लिए करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो बस इतना सा काम करना है और आप हमारे प्रत्येक लेक्चर को दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, हम जो परिभाषा की बात करने वाले हैं वो 12वीं परिभाषा आपकी यहाँ पर है। 11 परिभाषा हमने पढ़ ली थी, 12वीं परिभाषा पढ़ेंगे। 12वीं परिभाषा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? चुंबकीय, हेडिंग लगाएंगे सभी के सभी, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है नहीं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में आप हेडिंग लगा लेंगे, और ये होता क्या है इसको आप लिखेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है समझना है। पहले आपको समझना होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है। देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब ये है कि यानी कि ऐसा निकाय जो समान परिमाण के ध्रुवों से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी हम कह सकते हैं समान ध्रुव, यानी कि परिमाण इनके परिमाण समान होंगे, ध्रुव बेशक अलग हैं, परिमाण समान होंगे ध्रुवों के, यानी कि ध्रुव सामर्थ्य समान होंगे। तो आप समझिए, जैसे आपका ये चुंबक है, कौन सा चुंबक है ये? रॉड चुंबक, यानी दंड चुंबक बोला जाता है। ये होता है N और ये होता है S, ठीक है नहीं। यहाँ पर जो होता है इसका ध्रुव प्रबल वो M+ का होता है, यहाँ पर आपका माइनस का M होता है। जैसे आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, तो उसमें एक प्लस आवेश होता था, एक माइनस आवेश। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ये दंड चुंबक है, और जब ये ध्रुव सामर्थ्य, दो ध्रुव सामर्थ्य जो है, इतना छोटा चुंबक है, ये इतना छोटा चुंबक है कि इनकी जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो दूरी है इसकी 2L। कितनी है? यहाँ से यहाँ तक
12। तो ये जो बनता है इसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। परंतु चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा होता है कि इनमें से किसी एक आवेश को ले लीजिए और इनके बीच की दूरी को ले लीजिए और इसका गुणा कर दीजिए, आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकल आएगा। कहने का मतलब ये है कि यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम m से दिखाते हैं और m बराबर फॉर्मूला होता है, इसमें से किसी एक आवेश को लीजिए और इनके बीच की जो दूरी जो है अल्प दूरी, इसको लीजिए 2l। तो जब इसका हम इसका गुणा करते हैं तो ये निकल के आता है, क्या निकल के आता है 2lm। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, इसको तैयार कर लेना है। ये फॉर्मूला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी, अगर आप लिखना चाहते हैं खाली सिंपल चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव की, तो आप लिख सकते हैं जब दो समान परिमाण के ध्रुव प्रबल अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार बनने वाले निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर, अगर आप लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब ये थी हमारी चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा। अब हम बात करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा की। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी, आप यहीं से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव सामर्थ्य, कौन सा, यानी एक ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है कि चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव सामर्थ्य, यानी कि ध्रुव प्रबल कहिए या ध्रुव सामर्थ्य कहिए, तो ध्रुव प्रबल या ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर, तो चलिए इसकी परिभाषा यहां पर हम नोट कर देते हैं, क्या होती है, लिखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव, लिखेंगे आप चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव सामर्थ्य चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी को, उनके बीच की अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, क्लियर, आप लिख सकते हैं इसे कैपिटल एम से दिखाया जाता है। किससे दिखाते हैं, इसे कैपिटल एम, वेक्टर लगा देंगे, सदिश राशि से दिखाया जाता है, से दिखाया जाता है। क्लियर, इसका ये फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है। अच्छा, इसकी मात्रक की अगर बात करोगे आप, तो मात्रक आप लिख सकते हैं इसका मात्रक, चलिए मात्रक भी लिख लीजिए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक आप देखिए लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है, परंतु यहाँ ध्रुव सामर्थ्य आपको दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है, तो इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ जो एम आपको दिखाई दे रहा है इसका मात्रक हमें निकालना है, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा, तो उसका मात्रक आप अगर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, खुद दे सकते हैं। यानी कि इसका जो मात्रक होता है ध्रुव सामर्थ्य का, तो वो होता है आपका एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर
एम्पियर मीटर। और आप यहाँ पर खुद देखिए जो एल दिया है इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका ही क्या हो गया भाई, मात्रक हो गया। क्लियर, तो ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। इस मात्रक को आपको तैयार करना है। बीमा अगर आपको निकालना है तो बीमा निकाल लीजिए। बीमा क्या हो जाएगी इसकी, अगर बीमा की अगर बात करोगे तो बीमा हो जाएगी इसकी ए एल स्क्वायर हो जाएगी, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ए एल स्क्वायर। क्लियर, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी परिभाषा को देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस परिभाषा को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये परिभाषा आपको समझ में आई कि यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और इसका सूत्र और इसका मात्रक और बीमा आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं हम नेक्स्ट परिभाषा की। जो नेक्स्ट परिभाषा आपकी जो है वो ये है कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। यानी कि स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आप समझना पड़ेगा स्वप्रेरण होता क्या है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए स्वप्रेरण का मतलब समझिए पहले आप। स्वप्रेरण किसे कहते हैं, जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा यानी कि बदलती हुई धारा, जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली के अंदर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसकी दिशा मूल धारा के विपरीत होती है। क्या होती है, मूल धारा के विपरीत होती है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं कि स्वप्रेरण क्या होता है तो आप मेरे जो मैंने वीडियो बनाया है उससे आपका प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, मैंने समझा दिया है आपको। यानी कि एक कुंडली होती है ना, अगर एक कुंडली है और उस कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए ये कुंडली है, ये कुंडली है आपकी, ठीक है नहीं, ये क्या है, ये कुंडली है। ठीक, अब इस कुंडली में हम धारा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई, इसमें धारा। जब इस कुंडली में धारा दी जाएगी, जब इस कुंडली में क्या देंगे, धारा, धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, धारा प्रवाहित करने पर इस कुंडली के अंदर बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं इस प्रकार से। ठीक है नहीं, जब चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं तो इसमें क्या होता क्या है, इसमें एक फ्लक्स रेखा में परिवर्तन होता है। क्योंकि जब मैं परिवर्ती धारा दूंगा, इसमें परिवर्ती धारा का मतलब होता है बदलती हुई धारा। तो धारा बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा, तो फ्लक्स रेखा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, एक विपरीत डायरेक्शन में धारा मिलेगी जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, तो उस घटना को कहते हैं स्वप्रेरण। अच्छा, यहां पर हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं स्वप्रेरण गुणांक की। आपकी बोर्ड में पूछता है, कहते हैं कि स्वप्रेरण होता क्या है, तो स्वप्रेरण का मतलब यही है, आप लिखना चाहते हो लिखिए परिभाषा इसकी, कि जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जिससे क्या होती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसकी दिशा मूल धारा के विपरीत होती है। ये इसकी मूल धारा है, ये वाली मूल धारा है, और ये वाली जो धारा है, ये वाली धारा आपकी प्रेरित धारा है। कौन सी धारा है, प्रेरित धारा है। क्लियर, तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहा जाता है। क्लियर, चलिए अब हम बात करने वाले हैं स्वप्रेरण गुणांक की। तो आगे थोड़ा सा इसमें जोड़ देना है, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। ठीक है नहीं, तो स्वप्रेरण गुणांक होता क्या है समझिए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा समझने से पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा कि स्वप्रेरण होता क्या है। तो देखिए, जब मैं इस कुंडली में धारा प्रवाहित करूंगा तो फ्लक्स रेखा में परिवर्तन होगा, होगा नहीं होगा, होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है, फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो समानुपाती होता है धारा के। धारा जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कुंडली फ्लक्स बदलेगा। ठीक है नहीं, तो यहां से देखिए फाई जो हो जाएगा, फाई बराबर, तो यहां पर एक नियतांक आएगा एल आई,
इसे हम स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। एल जो होता है ये स्वप्रेरण गुणांक होता है। क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक होता है। क्लियर? यहां पर तुम्हारा इतना हो गया। अब एक काम करिए, अब करना क्या है आपको, अब देखिए अब करना क्या है, अब आपको इसमें टी के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन कर देना है। टी के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन अवकलन करने पर, करिए अवकलन। जब अवकलन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, समय के सापेक्ष कर रहे हैं, और ये एल बाहर निकल आएगा, डी आई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, फैराडे के अगर आप नियम से देखो तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ई होता है, तो ये क्या होता है, ई। तो ये ई बराबर जो हो जाएगा वो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी। यहां से अगर एल निकालना चाहते हो तो किसके बराबर होगा, आपको देख लीजिए, ये यहां पर हो जाएगा ई वटे डी आई अपॉन डी टी। तो आप स्वप्रेरण गुणांक का जो सूत्र है आप दे सकते हैं, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी होता है। क्लियर? देखिए समझ में आया होगा आपको। मैंने पहले स्वप्रेरण की परिभाषा बताई आपको क्या होती है, ठीक है नहीं, उसके बाद स्वप्रेरण गुणांक बता रहे हैं यहाँ पर हम। अगर डायरेक्ट मैं आपको इसकी परिभाषा लिखवाता तो शायद समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ करना पड़ा है, ठीक है नहीं। देखिए हमने क्या किया, जब मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हमने पढ़ लिया था ना, ये हमने पढ़ लिया है ऑस्टेड के प्रयोग से। किससे? ऑस्टेड का प्रयोग, यानी कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर मैं इसमें परिवर्ती धारा दूंगा तो परिवर्ती धारा से, बदलती हुई धारा से चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो फ्लक्स रेखाएं बदलेंगी, जब फ्लक्स रेखाएं बदलेंगी तो यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि धारा पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स, तो यानी कि जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बदलेगा, है ना, जैसे धारा बढ़ेगी फ्लक्स भी बढ़ेगा। क्लियर? तो जहां से मैंने ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया यहां से, तो आया आपका एल आई। अब मैंने टी के सापेक्ष अवकलन करने पर मैंने इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, दोनों पक्षों में किया है। आप यहाँ पर दोनों पक्षों में लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में, ठीक है नहीं, दोनों में, दोनों पक्षों में, ठीक है। क्लियर? दोनों पक्षों में करने पर, तो जब मैंने दोनों पक्षों में से क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, तो ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। क्लियर? अब डी फाई अपॉन डी टी आप याद कीजिए, ये फैराडे के नियम से आया था, फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के दे सकते हैं, ठीक है नहीं, फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, तो ये ई हो जाएगा, तो ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। मुझे एल निकालना है केवल, तो एल बराबर हो जाएगा, ये भट्टी में आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। अब देखिए परिभाषा यहां से बनेगी, क्या बनेगी, अगर मैं धारा प्रति सेकंड की दर से किसी कुंडली में प्रवाहित करता हूं, जब धारा प्रति सेकंड यानी 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से अगर मैं किसी कुंडली में प्रवाहित करता हूं तो क्या होता है, उसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वही स्वप्रेरण गुणांक होगा। यही इसकी परिभाषा होगी। क्या होगी, यानी कि अगर मैं यहां पर क्या ले सकता हूं, अगर मैं डी आई अपॉन डी टी जो है, डी अपॉन डी टी जो है 1 एम्पियर प्रति सेकंड लूं, 1 एम्पियर प्रति सेकंड लूं यहां पर, तो आप समझिए जहां मैं 1 रखूंगा तो एल बराबर हो जाएगा ई के। तो इसका मतलब यह है, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वप्रेरण गुणांक ही कहलाता है। क्लियर? तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। यही इसकी क्या होती है, परिभाषा होती है स्वप्रेरण गुणांक की। आपकी बोर्ड में पूछ लेता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ लेना, इंपोर्टेंट है,
वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्वपेड़ क्या होता है, स्वपेड़ गुणांक क्या होता है, ठीक है नहीं। तो आपको पूछा जाता है, तो पहले स्वपेड़ की आपने परिभाषा लिखी, उसके बाद ये डायग्राम, फिर उसके बाद स्वपेड़ गुणांक क्या होता है, तो आप स्वपेड़ गुणांक की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इससे लिख देंगे, इसको लिखेंगे, ताकि आपको यहाँ से पता पड़ सके ये फॉर्मूला किस प्रकार से है। क्लियर। तो ये होती है, मैंने क्या बोला है आप खुद लिख लेना, ठीक है नहीं। इस प्रकार से इसकी क्या होती है, ये डेफिनेशन होती है। तो उम्मीद करते हैं स्वपेड़ गुणांक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्वपेड़ गुणांक तो आप समझ में आ गया। तो चलिए इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं डेफिनेशन आपको लिख भी देता हूं। तो परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है, क्या लिखी है, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही स्वपेड़ गुणांक कहलाता है। तो उस वक्त जो कुंडली का स्वपेड़ गुणांक होगा, सॉरी मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, वही क्या होगा तुम्हारा स्वप्रेरण गुणांक होगा। क्लियर। तो ये इसकी परिभाषा है। चलिए अब हम नेक्स्ट परिभाषा को देखते हैं, यानी कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसकी परिभाषा को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए अन्योन्य प्रेरण के बारे में देखते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण की। देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, क्योंकि इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है, ठीक है नहीं। ये दोनों परिभाषा भी इसमें हम देखने वाले हैं। तो ये एक ही टॉपिक है, अन्योन्य प्रेरण। तो इसमें हमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक की भी परिभाषा मिल जाएगी और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है उसकी भी मिल जाएगी। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है, वहां हम देखा स्वप्रेरण, यानी कि खुद की कुंडली की बात चल रही थी। जब एक ही कुंडली हो उसी में हम धारा दे रहे हैं, और उसमें जब धारा देते हैं तो उसी के कारण क्या होता है, एक प्रेरित धारा उसके अंदर खुद उत्पन्न हो जाती है। तो उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी कि स्वप्रेरण, ठीक है। परंतु यहाँ क्या है, अन्योन्य प्रेरण, कि जब हम एक कुंडली में धारा देंगे दूसरी कुंडली में क्या हो जाए, प्रेरण की घटना हो जाए, यानी कि एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाए। समझिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपकी ये कुंडली है, ये कुंडली, ठीक है, ये वाली ये कुंडली आपकी एक ये कुंडली, क्लियर। ये कुंडली आपकी यहां पर, इसमें अगर मैंने धारा दी, इसमें अगर मैंने धारा दी, ठीक है नहीं, इसमें धारा दी जा रही है, और इसी के बगल में एक और कुंडली आपकी यहां पर रखी गई है इस प्रकार से, क्लियर, इस प्रकार से रखी गई है। यहां हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है ताकि धारा का पता लग सके। तो एक प्रथम कुंडली ये है, पहली प्रथम 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 कुंडली, क्लियर। और ये आपकी द्वितीय कुंडली है, द्वितीय द्वितीय कुंडली, क्लियर। ये द्वितीय कुंडली है, प्रथम कुंडली ये, द्वितीय कुंडली ये। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब मैं इसमें धारा दूंगा, जब इसमें धारा दूंगा पहली कुंडली में, तो पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करने से क्या होता है कि हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन में कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और परिवर्ती धारा है। कैसी धारा है, परिवर्ती धारा, और परिवर्ती धारा से इसमें फ्लक्स रेखा में परिवर्तन होगा। तो ये फ्लक्स रेखाएं इसमें से गुजरेंगी, इस वाले में से, इस वाले में से गुजरेंगी, इस प्रकार से फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है नहीं। जब ये फ्लक्स रेखाएं इसमें से गुजरेंगी तो देखो होगा क्या कि जब ये फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये बल रेखा इसमें से गुजर रही हैं, और ये बल रेखा जब इसमें से गुजरेंगी, परिवर्ती फ्लक्स यहाँ पे उत्पन्न है, तो वो फ्लक्स के कारण इसके अंदर एक धारा उत्पन्न हो जाएगी, इसके अंदर एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो जिसकी हम डायरेक्शन आप दे सकते हो, तो यानी कि इसमें धारा उत्पन्न होगी जिसे हम कहेंगे प्रेरित धारा। अब देखिए आप दूसरी कुंडली में, ये पहली कुंडली थी, ये दूसरी कुंडली है, तो दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हुई है, इसका मतलब ये है ये घटना हुई अन्योन्य प्रेरण की, यानी दूसरी कुंडली प्रेरित हो गई अन्य कुंडली, यानी दूसरी कुंडली, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा ये होगी, जब हम किसी प्रथम कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम किसी प्रथम कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके पास रखी कुंडली में फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन के कारण, फ्लक्स रेखाओं के परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा मूल धारा के विपरीत होती है, मूल धारा के विपरीत होती है। समझ में आया कि नहीं आया, यही इसकी परिभाषा होती है। क्या होती है, यही इसकी परिभाषा। इस घटना को क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे, सॉरी अन्योन्य प्रेरण कहेंगे, क्या कहेंगे,
अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब हम प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम प्रथम कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रथम कुंडली जब हम प्रथम कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रथम कुंडली के पास रखी द्वितीय कुंडली में फ्लक्स रेखा में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित विद्युत उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा मूल धारा की दिशा के विपरीत होती है। कैसी होती है? मूल धारा की दिशा के विपरीत होती है। यही इसकी परिभाषा होती है। इसे हम अन्योन पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम अन्योन पेड़ कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है अन्योन पेड़ गुणांक की परिभाषा। अन्योन पेड़ गुणांक की परिभाषा, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अन्योन पेड़ गुणांक क्या होता है। सेम उसी की तरह है। अब यहाँ पर बस इतना होगा, क्या होगा बताएं? यहाँ ये होगा कि अगर मैं पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करूंगा तो फ्लक्स दूसरी कुंडली में देखने के लिए मिलेगा। पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करूंगा तो फ्लक्स दूसरी कुंडली में देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरी कुंडली का फ्लक्स बदलेगा ना, है ना? दूसरी कुंडली का फ्लक्स क्या होगा? बदलेगा। तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा, परंतु धारा पहली कुंडली की है। तो यहाँ पर क्या होगा आप समझिए पहले कि यहाँ पर जो फ्लक्स जो होगा फाई, यानी कि हम फाई 2 की बात कर रहे हैं। ये फाई 2 जो है कुंडली पहली में जो धारा है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरे में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। कुंडली जो आपकी दूसरी पहली है उसमें धारा हम आई प्रवाहित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? फाई 2 प्रोपोर्शन हटेगा यहाँ से, परंतु यहाँ एक आएगा एम। क्या आएगा? एम आएगा, जिसे हम कहते हैं अन्योन पेड़ गुणांक MI1 हो जाएगा। क्लियर? अब मैं एक काम करता हूं, इसमें दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, कहां कर रहे हैं हम? दोनों ओर। क्लियर? करिए दोनों ओर। तो दोनों ओर करेंगे तो जो हो जाएगा डी फाई 2 अपॉन डी टी। ठीक है नहीं, बराबर यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा एम, जो हो जाएगा DI1 अपॉन dt। क्लियर? अब ये होता क्या? फैराडे के नियम से देखेंगे तो E होता है। क्या होता है? E होता है। तो ये E हो जाएगा, E बराबर M DI1 अपॉन dt। यहां से अगर आप M निकालोगे, M, तो M क्या आएगा? M आएगा आपका यहाँ पर E वटे DI1 अपॉन dt। तो अन्योन पेड़ का फॉर्मूला आप दे सकते हैं, ये निकल के आया है। अन्योन पेड़ गुणांक का जो फॉर्मूला का आया है वो आप दे सकते हैं। ये अन्योन पेड़ गुणांक का सूत्र है। किसका है? अन्योन पेड़ गुणांक का सूत्र है, आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि जब हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे धारा इसमें बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें फ्लक्स बढ़ेगा। तो वही हमने किया है कि प्रथम कुंडली में जब धारा प्रवाहित की है तो दूसरी कुंडली फ्लक्स हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो समानुपाती होंगे तो आप यहाँ से देखिए समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक नियतांक आएगा, इसे हम एम कहेंगे। ये होता है अन्योन पेड़ गुणांक। ठीक है? आप करना क्या है? टी के सापेक्ष आपको अवकलन कर देना है दोनों तरफ। तो कर दिया हमने यहाँ पर, देखिए ये टी के सापेक्ष। तो आप क्या करना है? ये क्या होता है? फैराडे के नियम से आप देखें तो इसे हम ई बोलते हैं। ई बराबर एम DI1 वटे dt। एम निकालना है हमें, तो ई बटे DI1 अपॉन dt। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? अब आप इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। देखिए मैं बोल देता हूं, आप परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा में आपको क्या लिखना है? लिखना है, चलिए मैं बोल देता हूं। जब प्रथम कुंडली में 1 एम्पियर की धारा, लिखिए, जब प्रथम कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही अन्योन पेड़ गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्योन पेड़ गुणांक कहलाता है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए,
ये आपका E2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा E2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए D5 2 है ना दूसरी कुंडली का, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैंने परिभाषा क्या बोली, आप लिखिए परिभाषा, दोबारा से बोल रहा हूं। जब प्रथम कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, जब प्रथम कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। क्लियर? यही परिभाषा होती है, इसी से हमने निकाली है। बहुत सिंपल तरीका से बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा कहीं आसान मिलेगा नहीं आपको, आप कहीं पर भी देखिए, ठीक है नहीं। डी/dt यानी कि हम कह सकते हैं 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये E2 बराबर हो जाएगा m के। क्लियर? तो आप यहाँ परिभाषा इसको ऐड कर देंगे, यहाँ आपकी परिभाषा ऐड कर देंगे, उसके बाद नीचे ये आपको ये लिख देंगे। क्लियर? इस प्रकार से ये यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका आप ले सकते हैं। अच्छा एक बात और समझिए, इनका अगर मात्रा वगैरह, मैंने पिछले वाले मात्रा नहीं बताया है, स्व प्रेरण वाले के में और इसमें दोनों में मात्रा जो होता है हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। स्व प्रेरण गुणांक हो या अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो, इनका मात्रक आपको मिलेगा हेनरी। क्या मिलेगा? हेनरी मिलेगा। तो आप इसका मात्रक आप नोट कर लीजिए, इन दोनों के मात्रक आप निकालोगे ना तो सेम ही निकलेंगे। तो मात्रक जो होता है इसका एक होता है हेनरी, ठीक है नहीं। तो ये हेनरी होता है, इसको आप याद रखना है आपको। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखिए, ये आपका यहां से अगर आप निकालोगे तो इनका क्या आएगा, देखिए ई का मात्रा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, यानी कि ये वोल्टेज तो है वोल्ट बटे, और ये होता है एम्पियर सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड पलट देंगे तो ये हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर, वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर होता है। क्लियर? वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर, ये इसका मात्रा होता है। एक तो मैंने बताया था आपको हेनरी होता है, और एक आपका ये होता है वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर। इसको और अगर आप तोड़ना चाहो तो और भी हो जाएगा इसका, और इसको अगर आप तोड़ना चाहो तो और हो जाएगा आप। ठीक स्टूडेंट, तो इसका एक मात्रा हो गया हेनरी हो गया, ठीक है नहीं। और इसका अगर हम और मात्रा इसका देखें तो देखिए और कैसे हो जाएगा। यहाँ तक हमने निकाला वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर, ये भी हो सकता है। अगर इसको थोड़ा सा और आप करेंगे तो वोल्ट किसके बराबर होता है, आप अगर इसको देखिए, वोल्ट यानी कि V विभव है, W/Q, तो W का मात्रा होता है जूल, तो इसे हम लिख सकते हैं जूल बटे कूलॉम, जूल बटे कूलॉम, और इनटू में क्या है सेकंड, और बट्टे सबके क्या है आपका एम्पियर, एम्पियर होता है। ठीक है नहीं, इसको यहां से मैं हटा देता हूं, उसके बाद इसको करते हैं। तो अब इसको देखिए, ये नीचे आ जाएगा, तो जब ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल सेकंड बट्टे में कूलॉम है, कूलॉम एम्पियर। अच्छा देखो, कूलॉम जो होता है आवेश होता है, तो इसका भी हो जाएगा आगे अभी और टूट जाएगा, तो जूल इंटू सेकंड बटे कूलॉम को हम तोड़ देंगे एम्पियर, एम्पियर सेकंड, और गुणे में आपका यहाँ पर एम्पियर भी है। अब आप कह रहे होंगे ये कहां से आ गया, कूलॉम बराबर यानी आवेश का मतलब आवेश बराबर होता है क्यू बराबर होता है आई टी, तो आई यानी एम्पियर, टी मतलब सेकंड, ठीक है समय। तो आप देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल बटे एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। तो ये इसका भी मात्रा होता है, इसको भी आपको तैयार करना है। हेनरी भी इसका ही मात्रा होता है, चाहे स्वपेड़ हो चाहे अन्य पेड़ हो, मात्रक यही रहने वाले हैं, दोनों की मात्रा यही रहेंगे, आप तैयार कर लेना। दोनों की मात्रा आपके यही रहेंगे, अन्य पेड़ हो चाहे स्वपेड़ हो। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट करते हैं, और आप पढ़ते हैं हम यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति, यानी कि देखिए एक हम यहाँ वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो अनुनादी आवृत्ति होती क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, परिभाषा जैसे मैंने आपको बताई, वीडियो को पीछे स्किप करके आप परिभाषा को लिख लीजिए, ठीक है नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट बात करते हैं अनुनाद आवृत्ति क्या होती है। अनुनाद
आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति, ठीक है नहीं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है नहीं। यानी कि अनुनाद आवृत्ति होती क्या है? देखिए अनुनाद की स्थिति कहाँ मिलती है? जब दो सर्किट ऐसे हो, जैसे मान लीजिए जिसमें एल और सी जुड़ा हुआ हो, जिसमें एल और सी जुड़ा होगा तो वहां अनुनाद की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए अनुनाद स्थिति क्या होती है? अनुनाद की स्थिति का मतलब ये होता है जब प्रेरण कुंडली का विभव और तुम्हारा संधारित्र का विभव जब समान हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति, ठीक है नहीं। तो अनुनाद आवृत्ति क्या होती है? तो आप यहां पर लिखेंगे इसकी परिभाषा, क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब किसी परिपथ की, लिखेंगे जब किसी, लिखेंगे जब किसी परिपथ की, जब किसी परिपथ की प्रेरण कुंडली जब किसी परिपथ की प्रेरण कुंडली का विभव संधारित्र के विभव के बराबर हो जाता है या समान हो जाता है, ठीक है नहीं, कि समान हो जाता है, तो इस स्थिति को अनुनाद स्थिति कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं, अनुनाद, ठीक है नहीं, अनुनाद स्थिति कहते हैं, ठीक है नहीं, अनुनाद स्थिति कहते हैं, अनुनाद आवृत्ति कहते हैं, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर किस प्रकार से निकल के आएगा अनुनाद स्थिति? जहां कह रहा है कि जब किसी परिपथ के प्रेरण कुंडली का विभव और संधारित्र का विभव समान हो जाता है, तो प्रेरण कुंडली का विभव का मतलब ये हो गया, यानी कि VL बराबर हो जाएगा VC के विभव की, और हम VL को लिखते हैं IXL, क्या लिखते हैं? IXL, और VC को लिखते हैं IXC। I से I कट जाएगा तो बचेगा XL बराबर XC, क्लियर। तो यहां से भी हम बना सकते परिभाषा, जब किसी परिपथ के प्रेरण कुंडली का प्रतिघात संधारित्र की प्रतिघात के बराबर हो जाए, ठीक है नहीं। तो अब यहां से आगे कर सकते हैं, XL को हम क्या लिखते हैं? XL को लिखा जाता है L ओमेगा बराबर XC को लिखा जाता है 1/LC, क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ C ओमेगा, क्या लिखते हैं? C ओमेगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा LC ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, क्लियर। तो यहां से हो जाएगा ओमेगा का वर्ग बराबर, ओमेगा W नहीं है, ठीक है, 1/LC हो जाएगा, होगा नहीं होगा? हो जाएगा। यहां से वर्ग हटाएंगे ओमेगा पे से तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ रूट आएगा केवल LC, क्लियर। अब देखिए ओमेगा का जो मान होता है ना, ओमेगा का मान कितना होता है? तो ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 2πf। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखिए, तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2πf बराबर 1/रूट के अंदर LC। अगर यहाँ से आप f निकालोगे तो 1/ कितना हो जाएगा? 2π और रूट के अंदर LC। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है, आप इसे को तैयार कर लीजिए। यही है आपका अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक, ठीक है नहीं। तो अनुनादी की स्थिति क्या होती है मैंने आपको समझाई कि अनुनादी स्थिति है क्या चीज, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये है अनुनादी आवृत्ति, जब किसी परिपथ के प्रेरण कुंडली का विभव संधारित्र के विभव के समान हो जाता है तो इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहा जाता है, ठीक है नहीं। अब आवृत्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं, आवृत्ति इस प्रकार से निकल के आई है, ये इसके बराबर होता है, तो इस प्रकार से इसकी आवृत्ति निकालते हैं। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है तो हमने बताया इस प्रकार से इसकी होती है, ठीक है। तो अनुनादी आवृत्ति आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी परिभाषा होती क्या है।
क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। तो ये इसका व्यंजक होता है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति बताइए। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने आज के इस टॉपिक, आज के इस लेक्चर में जो हमने देखा कि यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और स्वपिंड क्या होता है, स्वपिंड गुणांक क्या होता है, अन्योन्य पिंड क्या होता है, अन्योन्य पिंड गुणांक क्या होता है, और हमने देखा यहाँ पर कि अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। क्लियर? हमारा एक टॉपिक और इसका रह गया इस लेक्चर का, वो है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे, छोटा सा वीडियो बनेगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।